देखिए, अभी कुछ दिन पहले की बात है जब भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसला किया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि सेक्शन 125 के तहत एक मुस्लिम महिला को भी अपने पति से गुजारा भत्ता पाने का पूरा अधिकार है और ऐसा किसी भी शरिया के कानून या फिर किसी भी एक्ट के द्वारा रोका नहीं जा सकता है। लेकिन इतने अच्छे जजमेंट के बावजूद भी इसका ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड निंदा करता है। और ऐसा नहीं है कि ऐसा कोई केस पहली बार देखा गया है जहां पर मुस्लिम महिलाओं को अपने पति से मेंटेनेंस लेने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा हो। आज़ादी के बाद ऐसे तमाम से केसेस हमें और आपको मिलेंगे जहां पर मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों को छीनने की पूरी कोशिश की गई है। और यदि हम देखें तो भारत में ऐसे सभी मुद्दों पर हम लोग गुटों में बट जाते हैं, जबकि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसे मुद्दे पर लोगों को यूनाइटेड रहने की ज़रूरत है। यदि हम इतिहास में जाएं तो हम पाएंगे कि मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों के लिए मांगों की शुरुआत साबानो केस से हुई थी, जब सुप्रीम कोर्ट ने सभी लोगों को उसमें चौंकाते हुए एक ऐतिहासिक निर्णय दिया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का आश्वासन दिया था कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर यानी कि सीआरपीसी की धारा 125 के तहत एक मुस्लिम महिला को भी अपने पति से गुजारा भत्ता पाने का पूरा अधिकार है। इसके बाद हुआ वही जिसका मैंने आपसे पहले जिक्र किया कि यह मुद्दा बाय पार्टीशन व्यू का शिकार हो गया, यानी कि एक पक्ष इसके समर्थन में तो वहीं दूसरा पक्ष इसके विरोध में। और तब की कांग्रेस की सरकार ने मुस्लिम वोट बैंक को खोने के डर से एक बिल पारित किया, जिसे मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट 1986 कहा जाता है। और अगर इस एक्ट की धारा 3 को आप देखोगे तो वहां पर इस बात का जिक्र किया गया है कि किसी भी महिला को तलाक के बाद मेहर पाने का अधिकार है और इस गुजारे भत्ते को इस एक्ट में सिर्फ इद्दत के पीरियड तक ही देने को कहा गया है। अब यहाँ पर यह जान लेना जरूरी है कि आखिर ये इद्दत का पीरियड होता क्या। तो देखिए, इस्लाम के पर्सनल लॉ में तलाक के बाद अगर कोई महिला यदि दूसरी शादी करना चाहती है तो उसे 3 महीनों तक इंतजार करना पड़ता है। और ये 3 महीनों का बेसिकली मतलब 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। और अगर इन 3 महीनों के दौरान महिला की प्रेगनेंसी पता चलती है तो ये इद्दत का समय डिलीवरी तक निभाना पड़ता है और इसी को ही इद्दत पीरियड कहा जाता है। और ऐसा इसलिए किया जाता है कि ये जाना जा सके कि आखिर ये बच्चा किसका है। और इस्लाम में सिर्फ इन्हीं 3 महीनों तक ही मेंटेनेंस देने का प्रावधान किया गया। और वही बात कांग्रेस की सरकार ने वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में भी डाला था। लेकिन यह सोचने का विषय है कि इस एक्ट के आ जाने के बावजूद भी इतने सालों तक अलग अलग कोर्टें अलग अलग तरीकों के स्टैंड लेती रही। जहां पर मोहम्मद सिद्दीकी अली वर्सेस फातिमा राशिद के केस में भी आप देखोगे तो कोर्ट ने इस बात को कहा कि मेंटेनेंस का प्रावधान सिर्फ 3 महीनों की इद्दत के पीरियड तक ही सीमित है। वहीं पर इकबाल बानो वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के केस में कोर्ट ने यह व्यू पॉइंट उस समय लिया कि धारा 3 के अंतर्गत भी मुस्लिम महिलाओं का गुजारा भत्ता पाने का अधिकार इद्दत पीरियड तक सीमित नहीं है और यह गुजारा भत्ता पाने का अधिकार जब तक वह दूसरी शादी नहीं करनी थी तब तक रहेगा। और भारत में इन सभी मुद्दों पर कोर्ट का भी बाय पार्टीशन व्यू रहा और इसलिए हर बार सुप्रीम कोर्ट एक यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग करता रहा, क्योंकि जैसा कि हम सबको मालूम है कि कोर्ट अपने जुरिस्डिक्शन को ना तो बढ़ा सकता है ना ही घटा सकता है, क्योंकि पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए कानून से जो भी जुरिस्डिक्शन निर्धारित किया जाता है वह उसी के अंतर्गत काम करता है। और अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के केस मोहम्मद अब्दुल समद बनाम स्टेट ऑफ तेलंगाना में फिर से सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात का आश्वासन दिया है कि सीआरपीसी की धारा 125 सभी महिलाओं को उनके अधिकार दिलाने का काम करती है, चाहे वह किसी भी धर्म से क्यों ना हो। और इस बात को नए भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम की धारा 144 में भी पुख्ता किया गया। दोस्तों, तेलंगाना हाईकोर्ट ने मोहम्मद अब्दुल समद से उसे अपनी बीवी को इंटरिम मेंटेनेंस देने को कहा था। इसके खिलाफ जाते हुए अब्दुल समद ने तेलंगाना हाई कोर्ट के डिसीजन को चैलेंज करने का फैसला किया, क्योंकि उसका यह मानना था कि मुस्लिम महिलाओं की शादी और उनका डिवोर्स मुस्लिम पर्सनल लॉ से ही डील होने चाहिए, ना कि सीआरपीसी की किसी भी धारा से। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में इस बात का जिक्र किया कि सेकुलर लॉ किसी भी पर्सनल लॉ को ओवरराइड कर सकते हैं और अगर वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत भी महिलाओं को मेंटेनेंस से रोका गया तो यह भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 जिसमें विधि के समक्ष समानता, आर्टिकल 15 जिसमें धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है और आर्टिकल 21 जिसमें प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण की बात की गई है उसका उल्लंघन होगा। दोस्तों, अगर कभी भी किसी भी केस में अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से किसी महिला को गुजारा भत्ता पाने से रोका जाता है तो यह हमारे डेमोक्रेटिक स्टेट का एक फेलियर माना जाएगा, क्योंकि एक डेमोक्रेटिक नेशन में
पुरुष और महिलाओं की समानता को सर्वोपरि रखा जाता है और ऐसे देश में धर्म के नाम पर महिलाओं के अधिकार को रोकने का अधिकार किसी के पास नहीं। और इसी बात को सुप्रीम कोर्ट ने पिछले कई सारे केसेस में एश्योर किया और अगर ऐसे केस में नेचुरल जस्टिस के नियम को अपनाया जाए तो कभी भी किसी भी महिला को मेंटेनेंस पाने के अधिकार से नहीं रोका जाएगा। और हम सबको ये पता ही है कि नेचुरल जस्टिस किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री का एक महत्वपूर्ण पहलू होता है जिस पर पूरा जुडिशियल सिस्टम बेस्ड है। और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड द्वारा इस फैसले की निंदा करना इस बात को दिखाता है कि जब तक कोई ऐसा कानून लाकर इन सभी महिलाओं के अधिकारों की पुष्टि नहीं की जाएगी तब तक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ऐसे किसी भी फैसले का स्वागत नहीं करेगा। और यह हमारे लिए एक अलार्मिंग साइन है कि हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड की कितनी ज़रूरत है। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो में।